नमस्कार, मैं हूं गीता ठाकुर और आप देख रही हैं नेशन स्पीक्स। नई संसद में स्पेशल सत्र के दूसरे दिन केंद्र सरकार ने महिला आरक्षण विधेयक को लोकसभा में पेश कर दिया। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से पेश बिल में संविधान के 128वें संशोधन में लोकसभा और विधानसभाओं में महिलाओं को 33% आरक्षण देने का प्रावधान है। इस बिल में SC ST के लिए आरक्षित सीटों में महिलाओं के लिए भी 1/3 कोटा होगा। बुधवार को इस पर लोकसभा में चर्चा और वोटिंग होगी। इसके बाद बिल राज्यसभा में जाएगा। सरकार इसे 22 सितंबर तक चलने वाले विशेष सत्र में पास करवाना चाहती है। ज्यादातर दलों के समर्थन में इसका पास होना भी तय है। इस साल के विधानसभा चुनाव या 2024 के आम चुनावों में महिला आरक्षण लागू होना मुश्किल है, क्योंकि मसौदे के मुताबिक कानून बनने के बाद पहली जनगणना और परिसीमन में महिला आरक्षित सीटें तय होंगी। 2021 में होने वाली जनगणना अब तक नहीं हो सकी है। ऐसे में महिला आरक्षण 2026 से लागू होने की एक संभावना जताई गई है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कहा कि मसौदे के मुताबिक जब तक जनगणना नहीं होती तब तक इसे लागू नहीं किया जा सकता, क्योंकि डिलिमिटेशन या परिसीमन के बाद ही इसे लागू किया जाएगा। तो उम्मीद तो है, लेकिन बहुत कम। कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने बिल पेश करते हुए कहा कि इससे लोकसभा में महिलाओं की संख्या 82 से 181 हो जाएगी। इसमें 15 साल के आरक्षण का प्रावधान है। संसद को इसे बढ़ाने का अधिकार होगा। अब जो सबसे बड़े सवाल देखने को मिले हैं, उसमें से सबसे पहला सवाल जो सभी के जहन में था कि तुरंत लागू क्यों नहीं किया जा सकता, क्योंकि जिस तरीके से बिल पेश हो चुका है उसके बाद तुरंत लागू भी किया जा सकता है जब समर्थन भी सभी का मिल रहा है। जनगणना और परिसीमन के बाद ही यह कानून लागू हो पाएगा। जनगणना में कम से कम 2 साल लगने वाले हैं। 2026 से पहले यह नहीं हो सकता। ऐसे में 2027 में 8 राज्यों के चुनाव और 2029 के आम चुनाव में ही यह लागू हो पाएगा। अब दूसरा बड़ा सवाल जो सभी के जहन में आया कि क्या राज्यों की भी सहमति जरूरी होगी? बिल्कुल। अनुच्छेद 368 के मुताबिक संविधान संशोधन बिल के लिए कम से कम 50% राज्यों की सहमति जरूरी है। अभी देश के 16 राज्यों में एनडीए की सरकार है, 11 राज्यों में इंडिया गठबंधन और 3 राज्यों में अन्य दलों की सरकारें हैं। हालांकि ज्यादातर पार्टियां समर्थन में हैं, इसलिए दिक्कत नहीं आएगी। यानी जिस तरीके से सभी राज्यों के समर्थन की जरूरत है और सभी दल समर्थन में हैं, तो जिन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं भी है वहां पर भी ज्यादा मुश्किल देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि समर्थन के साथ ज्यादातर राज्य इसमें हामी भरेंगे। तीसरा बड़ा सवाल, महिला आरक्षित सीटें कैसे तय होंगी? 2026 के परिसीमन में तय होगा कि कौन सी सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होंगी। इसके बाद जब जब परिसीमन होगा उस हिसाब से सीटें बदलती रहेंगी। इसके लिए पंचायतों में लागू लॉटरी सिस्टम की तरह सीटें तय की जा सकती हैं। हालांकि मौजूदा मसौदे में इसे लेकर कोई स्पष्टता नहीं दी गई है। यानी जब जब परिसीमन होगा उस हिसाब से सीटें तो तय होंगी, लेकिन कौन सी सीट किस महिला को दी जाएगी या कौन सी सीट किसके लिए आरक्षित होगी, यह फिलहाल स्पष्ट नहीं किया गया है। इसके साथ साथ महिला आरक्षण बिल में ओबीसी कोटा न होने से विपक्ष के साथ ही भाजपा में भी सवाल उठे। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि इसमें पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाओं का आरक्षण निश्चित होना चाहिए। यानी अल्पसंख्यक, आदिवासी महिलाएं, पिछड़े या दलित वर्ग के लिए बात रखते हुए नजर आए हैं। बिहार की पूर्व सीएम राबड़ी देवी, उन्होंने कहा है कि यह बिल ओबीसी और ईबीसी वर्ग की महिलाओं को ठेंगा दिखाने वाला है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने कहा कि SC ST के साथ ओबीसी वर्ग का भी कोटा अलग से होना चाहिए। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि ओबीसी आरक्षण की वकालत की है। भाजपा नेता उमा भारती कहती हैं कि मुझे डर है कि 33% आरक्षण उस वर्ग को चला जाएगा जो बस मनोमीत से होंगे। मैंने पीएम मोदी को लिखा है, ओबीसी महिलाओं के लिए 50% आरक्षण होना चाहिए, नहीं तो भाजपा में इस वर्ग का विश्वास टूट जाएगा। कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम ने कहा, ना तो अगली जनगणना की तारीख तय है, ना ही परिसीमन की। ऐसे में महिला आरक्षण 2 अनिश्चित तिथियों पर निर्भर है। इससे बड़ा जुमला क्या हो सकता है? यानी जहां पर कांग्रेस सांसद पी चिदंबरम इसे जुमला करार देते हुए नजर आए हैं, वहीं सभी ज्यादातर दलों के नेता, यहां तक कि भाजपा में खुद नेता जो है एक स्वर से ये कहते हुए नजर आए हैं कि महिलाओं के लिए, यानी जो ओबीसी वर्ग है, दलित वर्ग है या फिर पिछड़ा जाति का वर्ग है, उनके लिए यानी ओबीसी के लिए कम से कम 50% सीटें जो है आरक्षित हो जाएं। इसके साथ साथ अगर बात की जाए 1999 से 2019 में महिला वोटर्स 20%, प्रत्याशी 152% और महिला सांसदों की हिस्सेदारी 59% तक बढ़ गई। लेकिन मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम और गुजरात विधानसभा में 10% से भी कम महिला विधायक हैं।
2019 से 2022 के बीच 5% महिला और पुरुष मतदाता 3.6% बढ़े। 2019 आम चुनावों में महिला का वोट प्रतिशत भी पुरुषों से ज्यादा रहा। बीते 2 साल में 8 विधानसभा चुनावों में 6 में भी ये ट्रेंड देखने को मिला। 30 वर्ष में 92 विधानसभा चुनावों का डेटा बताता है कि महिला की जीतने की क्षमता 13% और पुरुष की 10% है, पर पुरुषों के मुकाबले भागीदारी 90% कम है। जर्नल ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशन में प्रकाशित एक रिसर्च के मुताबिक जहां महिला सांसद ज्यादा होती हैं, उन सरकारों में भ्रष्टाचार कम देखने को मिलता है, लेकिन फिर भी महिलाओं की सीटें कम होती हैं। इसके साथ साथ अगर यह विधेयक मौजूदा सत्र में ही पारित हो गया तो इसके बाद होने वाली जनगणना के आधार पर परिसीमन की कवायद शुरू हो सकेगी। यानी इस प्रक्रिया के बाद सीटें नई लोकसभा की क्षमता को देखते हुए बढ़ाई जाएंगी और उनका 1/3 हिस्सा महिलाओं के हक में जाएगा, जो अपने आप में भारत के लिए एक बेहतर खबर है। जाहिर है कि इस प्रक्रिया में सीटें बढ़ाने की मंशा शामिल है। इससे सीटें बढ़ सकती हैं और इसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित किया जाएगा। ऐसा ना होता तो इस विधेयक को परिसीमन से नहीं जोड़ा जाता। विधेयक बिना परिसीमन के भी लाया जा सकता था, लेकिन विधेयक के बिना परिसीमन के आने से जो सीटों को बढ़ाने की जानकारी है वो रह जाती। तो कुल मिलाकर सीटें बढ़ेंगी ये भी तय है, क्योंकि परिसीमन के साथ पूरे विधेयक को जोड़ दिया गया है। राज्यसभा में 2010 में पारित पिछले बिल में परिसीमन की शर्त नहीं थी, पर यह तो बिल पर निर्भर करता है कि इस नए बिल पर नारी शक्ति वंदन अधिनियम में महिला सीटों के आरक्षण के लिए अनुच्छेद 334A जोड़ा गया है। इसमें कहा गया है कि महिला आरक्षण के लिए परिसीमन अनिवार्य होगा। तो कुल मिलाकर जिस तरीके से मैंने कहा, क्योंकि इस पूरे नारी शक्ति वंदन अधिनियम को जोड़ा गया है परिसीमन के साथ, तो लाजमी है कि सीटें बढ़ेंगी और इसका 1/3 महिलाओं के लिए आरक्षित हो जाएगा। भारत के लिए बेहतर खबर है। जिस तरीके से डेटा एनालिसिस रिसर्च ये बताती है कि महिलाएं हमेशा ही बेहतर करती नजर आई हैं, लेकिन उनकी भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें मौका दिया जाना जरूरी है। तो अब कुल मिलाकर वो मौका मिलने वाला है। इस पूरे अधिनियम को लेकर, इस पूरे बिल को लेकर आप सभी की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय देना बिल्कुल ना भूलें और यूं ही नेशन स्पीक्स के साथ जुड़े रहिए। नेशन स्पीक्स तमाम अपडेट आपकी नजर करता रहेगा। आप सभी नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।